कार्यक्रम लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त सीमा आर्य। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज सिनेमा घर में आप मेरे साथ सुनेंगे और देखेंगे भी। जी हाँ, आज की फिल्म देवर, डीलक्स फिल्म्स के बैनर की फिल्म देवर। जिसके निर्देशक हैं मोहन सहगल, लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय, गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और इन गीतों को धुनों से संवारा है रोशन ने। पार्श्व गायन किया है मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं धर्मेंद्र, शंकर की भूमिका में शर्मिला टैगोर भवरिया और मधुमती की भूमिका में शशिकला हैं शांता की भूमिका में, देवेन वर्मा बने हैं सुरेश, ललिता कुमारी बसंती, दुर्गा खोटे मधुमती की मां, धूमल राम भरोसे, सुलोचना शकुंतला शांता की मां, सविता चटर्जी लिली, राज मेहरा ठाकुर महेंद्र सिंह की भूमिका में है। तरुण बोस ने निभाई है गोपीनाथ एडवोकेट की भूमिका, डीके सप्रू दीवान जसवंत रॉय शंकर के पिता, मुमताज बेगम शंकर की मां और एक विशेष भूमिका में बेला बोस नर्तकी। तो दोस्तों, सिनेमा घर में आज की जो ये फिल्म है, ये है 1966 की सुपरहिट देवर। फिल्म की कहानी बांग्ला लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय के एक लघु उपन्यास ना पर आधारित है। ये फिल्म निर्देशक मोहन सहगल की मास्टरपीस फिल्म मानी जाती है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के स्वाभाविक अभिनय ने फिल्म को बेहद सराहनीय और स्वाभाविक बनाया और इसके गीतों ने इन्हें बेहद लोकप्रिय। तो शुरू करते हैं आज की फिल्म की कहानी देवर। फिल्म की कहानी शुरू होती है दो बच्चों से, जिनमें एक लड़का भोला है जो दीवान जसवंत राय का बेटा है। बचपन से ही कंधे में बंदूक डाले जंगलों में घूमता फिरता है और छोटी छोटी चिड़ियों और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। दूसरी एक लड़की भवरिया, दोनों में दोस्ती है, पर भवरिया को भोला का शिकार करने के शौक में निर्दोष पंछियों को मार देना पसंद नहीं। इसलिए वो भोला से कहती है कि हनुमान जी के समक्ष सौगंध लो कि निर्दोष पंछियों को नहीं मारोगे। भोला कसम लेता है कि किसी भी निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर कोई जानवर इंसानों के लिए खतरनाक हो जाए या आदमखोर हो जाए तो उसे मैं जरूर मारूंगा। हंसते खेलते हुए बच्चे जंगल में घूम रहे हैं कि एक सुरीले से गीत के बोल सुनाई पड़ते हैं। भवरिया पूछती है, भोला ये आवाज कहाँ से आती है? मैं रोज ही ये गीत सुनती हूँ। तब भोला उसे ऊंची पहाड़ी में बने एक खूबसूरत मकान की ओर इशारा करते हुए बताता है, ये आवाज उस मकान से आती है, मैं भी रोज ये गीत सुनता हूँ। भवरिया को वो खूबसूरत मकान बहुत पसंद आता है। कहती है, कितना खूबसूरत घर है। भोला कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वैसा ही सुंदर घर बनाऊंगा। भवरिया कहती है, और मैं वहाँ तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारी चीजें संभाल कर रखूंगी। ये सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है। कहता है, सच? तो चलो वही गीत सुनाओ जो उस मकान से सुनाई देता है। और वो बच्ची वो गीत गुनगुनाने लगती है।
खेलते कूदते बच्चे देखते हैं कि गांव का एक आदमी लोगों के हाथ में नाम लिख रहा है, कोई हाथ में चिन्ह बनवा रहा है। दोनों वहां पहुंचते हैं। बच्ची कहती है, मैं भी अपने हाथ में चिन्ह बनवाऊंगी। और उसको चिन्ह पसंद आता है, पान का पत्ता। तो वो आदमी हंसता है और कहता है, ये पान का पत्ता नहीं है, ये तो दिल है, दिल। और भंवरिया अपने हाथ में वही दिल गुदवा लेती है। तभी उसके पिता उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचते हैं और हाथ में निशान देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और बस थोड़ी ही देर में भंवरिया को लेकर वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन भंवरिया एक चिट्ठी लिखकर वही नदी के पास पत्थर पर रख आती है, जिसमें लिखा है, भोला, हम वापस जा रहे हैं, अगली गर्मियों की छुट्टियों में फिर मिलेंगे। भोला चिट्ठी पढ़कर भागता हुआ बस स्टैंड पहुंचता है। देखता है बस निकल चुकी है। भोला उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक भागता है और फिर मायूस सा थक कर रुक जाता है। और अब यहाँ से शुरू होती है फिल्म देवर। शंकर धर्मेंद्र बाघ का शिकार करके लाया है। 4 आदमियों ने उसे एक डंडे में लटका रखा है। उनसे बाघ को शंकर एक घर के दरवाजे के सामने इस तरह रखवाता है जैसे बाघ बैठा हो और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अंदर सोया हुआ लड़का, जो कि देवेन वर्मा है, कानों को तकिए से ढकता हुआ कहता है, कौन है जो इतने सवेरे सवेरे आया है? और उठकर अलसाया सा दरवाजा खोलता है। देखता है सामने बाघ बैठा है। बेचारा चीखते हुए वापस घर के दूसरे कमरे में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसे इस तरह डर कर भागते हुए देख दरवाजे के किनारे में छुपा हुआ शंकर जोर जोर से हंसते हुए अंदर आता है और कहता है, वाह साहब बहादुर, हम जिंदा शेर का शिकार करते हैं और आप मरे शेर से डरते हैं। और उसे बाहर निकलने को कहता है। सुरेश उसे डांटते हुए कहता है, ऐसा मजाक कोई करता है भला? ये सवेरे सवेरे क्या कर लाए हो? शंकर कहता है, बहुत दिनों से इस आदमखोर ने आतंक मचा रखा था। सुरेश कहता है, बहुत खतरों से खेलने लगे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सुरेश कहता है और उसे डांटता भी है। शंकर कहता है, किसी की जान बचाने के लिए जान चली जाए, इससे अच्छा भला और क्या होगा? और ये कहते हुए कमरे में फैली हुई किताबें संभालते हुए कहता है, ये क्या हाल बना रखा है किताबों का? पढ़ते हो या पढ़ने का दिखावा करते हो? सुरेश कहता है, अरे वाह, कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा और किताबों को संभालने की बात कर रहे हो। शंकर कहता है, सुरेश भैया, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी डिग्री को ही मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ। तारीफ तुम्हारी होती है, गर्व से सीना मेरा चौड़ा हो जाता है। और दोनों हंसते हैं। दरअसल सुरेश को शंकर के पिता दीवान जसवंत राय ने ही पाला पोसा है और पढ़ाया लिखाया है। सुरेश हालांकि उनका भांजा है, पर वो शंकर के समान ही उसे अपना बेटा मानते हैं। और शंकर और सुरेश भी आपस में बहुत प्रेम करते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती भी है। अब सुरेश कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम दिया जाए और जश्न मनाया जाए। तुम्हारे कारनामे की खुशी में आज रेलवे की कैंटीन में चाय नाश्ता हमारी तरफ से। और दोनों रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। सुरेश और शंकर रेलवे की टी स्टॉल में खड़े हैं कि सुरेश अखबार पढ़ने लगता है। शंकर उसके हाथ से अखबार लगभग छीनते हुए कहता है, यहाँ भी पढ़ाई शुरू कर दी? दुकानदार कहता है, ये तो तभी छूटेगा जब कोई पीछे लग जाएगी, तो पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। तभी एक धोती कुर्ता और काली टोपी पहने हुए व्यक्ति वाह वाह टू द पॉइंट बात की है कहते हुए बीच में आ टपकता है और कहता है, सच कहा, किसी महापुरुष ने कहा है, बीवी बिना आदमी की जात, जैसे दिए बिना रात, शक्कर बिना भात।
उसको टोकते हुए शंकर कहता है, बस बस बस। तभी सुरेश पूछता है, आपकी तारीफ? वो आदमी जिसका नाम है राजा राम भरोसे कहता है, तारीफ तो उन लोगों से पूछिए जिनके आंगनों में कभी उल्लू बोलते थे और आज बुलबुलें चहक रही हैं। और बिना रुके बोलते हुए कहता है, आज तक 1181 गवारों को सेहरा बनवा चुका हूँ और उनकी आह को वाह में बदल चुका हूँ। सुरेश पूछता है, तो यहाँ किसकी आह को वाह में बदलने आए हैं? राजा राम भरोसे कहता है, जो राह में मिल जाए। आपका नाम शंकर और आपका नाम सुरेश है। आप दीवान जसवंत राय के इकलौते बेटे और आप इकलौते भांजे हैं। सुरेश कहता है, जी हाँ, लेकिन आपको उनकी बात अनसुनी कर राजा राम भरोसे कहता है, आपको पढ़ने पढ़ाने का और आपको नाच गाने और शिकार करने का शौक है। शंकर कहता है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता है? राजा राम भरोसे कहता है, कहते हैं कन्या के जन्म से पहले भगवान उसके वर को जन्म देता है और कन्या के वर को टू द पॉइंट मिलाने के लिए भगवान ने मुझे जन्म दिया है। आप दोनों नगीनों के लिए 2 शानदार अंगूठियां इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। सुरेश कहता है, आप ये मुट्ठी बंद ही रखिए। राजा राम भरोसे भी कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। कहता है, ये गोल्डन चांस फिर नहीं मिलेगा। आजकल शादी ब्याह का मामला वैसे ही बड़ा रिस्की है। एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, यानी कि तरकश में एक ही तीर है। निशाना गलत बैठा तो हो गई छुट्टी। सुरेश कहता है, मालूम होता है आपकी छुट्टी हो चुकी है। राजा राम भरोसे कहता है, हमारे जमाने में तो अगर एक बंधा बनाया रुपया ना मिले तो 2 अठन्नियां ही सही। शंकर पूछता है, आपके पास बंधा बंधाया रुपया है या? राजा राम भरोसे तुरंत बीच में बोल उठता है, 2 अठन्नियां हैं, लेकिन आपको बंधा बंधाया रुपया मिलेगा, खालिस चांदी का, मलिका के जमाने का। ठनका बजाकर परख लीजिएगा। सुरेश कहता है, मंजूरी या नामंजूरी का फैसला तो सिर्फ दीवान साहब ही कर सकते हैं। राजा राम भरोसे कहता है, उनकी चिंता आप मत कीजिए। अब सुरेश और शंकर रेलवे के टी स्टॉल से बाहर निकलते हैं और सुरेश शंकर से कहता है, मामा जी तो पहले ही हमारी शादी की जुगत में लगे हुए हैं। इससे पहले कि टू द पॉइंट कोई पेच डालकर कोई काम कर ले, बेहतर है कि हम अभी से सोचना शुरू कर दें कि लड़की हो तो कैसी हो। शंकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, सोचने से क्या होगा सुरेश भैया। सुरेश कहता है, तुम तो ऐसे ठंडी सांस भर रहे हो जैसे तुम्हारा पेच पहले ही कहीं पड़ चुका है। जरा हम भी तो सुने कि वो क्या चीज है। शंकर कहता है, बताऊं? सुरेश कहता है, जरूर जरूर, हाँ हाँ। और शंकर बग्घी दौड़ाता हुआ गाने लगता है। काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। जुल्फ लबों को चूम रही थी, एक घटा सी झूम रही थी। पनघट से यूं चली आ रही थी, वो इठलाते हुए लहराते हुए तरसाते हुए। दिल से निकली हाय मुझे जब देखा नैन झुकाए गुलों की डाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने।
हसीना है, मुश्किल कर गई मरना जीना। एक झलक में हुआ हाल ये कि मैं दीवाना बना, मस्ताना बना, परवाना बना। मैं खो बैठा होश, मुझे कर डाला यूं मदहोश, नशे की प्याली ने अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। कल सपने में फिर आई थी, हम दोनों थे तन्हाई थी। घूंघट में हाय छुपी जा रही थी वो, शर्माते हुए घबराते हुए मुस्कुराते हुए। बीती सारी रात न समझी मैं। बूढ़ी नहीं, अब तो वो भी जवान हुई होगी। 15 साल पहले मैं भी तो बच्चा था। सुरेश कहता है, था? अरे तुम तो अब भी बच्चे हो। और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और उधर उनसे पहले राजा राम भरोसे दीवान जसवंत राय के घर पहुंच जाता है और उनके बेटों के लिए सुयोग्य कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। शंकर और सुरेश घर पहुंचते हैं और उसे वहां देखकर कहते हैं, हमने तो सोचा था कि आप चले गए होंगे। राजा राम भरोसे कहता है, संजोग मिलाने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन जोड़ मिलाने वाला किस्मत से ही मिलता है। और मेरी आंखें कहती हैं, सुरेश बाबू के लिए रिटायर्ड मजिस्ट्रेट ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी शांता और शंकर बाबू के लिए बाबू गोपीनाथ वकील की बहन मधुमती का जोड़ मेरे तजुर्बे का निचोड़ है। शांता सुरेश बाबू की तरह पढ़ाई लिखाई की शौकीन है और मधुमती शंकर बाबू की तरह भोली भाली सादा। शंकर की माँ कहती है, लेकिन लड़के पहले लड़कियों को देखेंगे। बीच में दीवान साहब उन्हें टोकते हुए कहते हैं, हमारे खानदान में कभी ऐसा हुआ है भला? क्या तुम्हें शादी से पहले हमने देखा था? उनकी धर्म पत्नी कहती है, वो तो जमाना ही अलग था। और फिर अगर आप नहीं चाहते तो यही सही, लेकिन ऐसा तो हो सकता है सुरेश शंकर वाली लड़की को और शंकर सुरेश वाली लड़की को देख ले। दोनों एक दूसरे की पसंद को समझते हैं और फिर निश्चित होता है कि दोनों पूर्णमासी को एक दूसरे के लिए लड़कियां देखने जाएंगे। मजिस्ट्रेट ठाकुर महेंद्र सिंह के घर में शांता शशिकला अपने छोटे भाई बहनों के साथ कैरम खेल रही है। तभी ठाकुर महेंद्र सिंह आते हैं और बेटे पर नाराज होते हुए कहते हैं कि एग्जाम खत्म होने तक तुम्हारे हाथ में सिर्फ किताबें ही दिखाई देनी चाहिए। बेटा चुपचाप उठकर पढ़ने चला जाता है। शांता पिता से पूछती है, डैडी आप चार्ल्स डिकेंस के नॉवल लाए हैं? डैडी कहते हैं, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, और कुछ किताबें शांता की ओर बढ़ाते हैं। शांता खुशी से हाथ बढ़ाकर किताबें लेती है, लेकिन अचानक किताबों को देखकर चौंक जाती है। आज ठाकुर महेंद्र सिंह उसके लिए गृह विज्ञान रसोई विज्ञान के टिप्स देने वाली किताबें लाए हैं। वो कहती है, डैडी ये क्या ले आए? किसने कहा था आपसे ये लाने के लिए? तभी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे डैडी से कहा था कि ये किताबें लेकर आए। शांता नाराजगी दिखाते हुए कहती है, किस लिए? माँ कहती है, इसलिए कि आजकल तुम्हारे लिए कई रिश्तों की बातें चल रही हैं और आजकल में एक लड़का तुम्हें देखने भी आने वाला है। अगर वो तुमसे घर गृहस्थी के बारे में कुछ पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? शांता उठकर जाने को होती है और कहती है, तो क्या वो मेरा इम्तिहान लेगा? मैं ऐसी फजूल बातों का जवाब हरगिज नहीं दूंगी। और ये कहते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है।
तभी बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। सब बाहर की ओर आते हैं। कुत्ता राजा राम भरोसे पर भौंक रहा है और वो डर के मारे बेचारा पेड़ पर चढ़ा हुआ है। ठाकुर महेंद्रनाथ कहते हैं, शांता, टॉमी को अंदर ले जाओ, आजकल बहुत बदमाश हो गया है। शांता टॉमी को अंदर ले जाने से पहले उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और फिर कहती है, डैडी, दरअसल टॉमी को गंवार और जाहिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं। शांता को राम भरोसे कहता है, अच्छा, तो टॉमी के गले में ये ग्रेजुएशन की डिग्री का पट्टा बंधा है, और सब हंस पड़ते हैं। राजा राम भरोसे ठाकुर महेंद्र सिंह को बताता है कि शांता को देखने के लिए सुरेश की तरफ से शंकर आ रहा है, जो उसका ममेरा भाई लगता है। ठाकुर साहब कहते हैं, लेकिन मैंने तो चाहा था लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें, बातचीत कर लें। राजा राम भरोसे कहता है, बस यही एक टू द पॉइंट बात नहीं बन पाई है। दरअसल दीवान साहब पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसलिए लड़के का लड़की को देखना मिलना ठीक नहीं मानते। लेकिन आप इस बात की चिंता ना करें, मैं सुरेश बाबू को किसी न किसी बहाने शांता बिटिया से मिलवा दूंगा। टू द पॉइंट राम भरोसे का तकिया कलाम है और वो हर बात बोलने के बाद ये तकिया कलाम जरूर इस्तेमाल करता है। अब शंकर और सुरेश की बातचीत चल रही है। सुरेश कहता है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि तुम मेरे लिए लड़की देखने जाओ और मैं तुम्हारे लिए। क्या जरूरी है जो लड़की मुझे पसंद आए वो तुम्हें भी पसंद आ जाएगी? शंकर कहता है, क्यों नहीं, बल्कि मुझे तो तुम पर अपने से ज्यादा भरोसा है सुरेश भैया। सुरेश कहता है, वो कैसे? शंकर कहता है, मैं तो लड़की की सिर्फ शक्ल और सूरत ही देखता, लेकिन तुम तो अकल भी परख के लाओगे। बदकिस्मती तो तुम्हारी है कि एक एमए पास के लिए लड़की देखने जा रहा है एक मिडिल फेल। मैं भला किस कसौटी पर परखूंगा उसे? सुरेश कहता है, कसौटी मैं लाया हूँ अपनी जेब में, और जेब से एक पर्चा निकालते हुए कहता है, शक्ल तो खैर तुम देख ही लोगे, अकल परखने के लिए इन सवालों का जवाब उससे पूछ लेना। शंकर घबरा जाता है, कहता है, मैं पढ़ूं? सुरेश कहता है, डरो नहीं, हिंदी में लिखा है। अब शंकर पढ़ता है और कहता है, ये सवाल तो सब मैं पूछ लूंगा, मगर उसने मुझसे अगर खुद कोई सवाल कर दिया तो क्या जवाब दूंगा? सुरेश कहता है, बात तो ठीक है, मैं तुम्हें 100 सवालों का एक ही जवाब बताता हूँ। वो तुमसे पूछेगी आपको कौन सा फिलोसफर पसंद है, कौन सा कवि पसंद है, पेंटर, लेखक कौन सा पसंद है, तो तुम जवाब देना, बागों में तरह तरह के फूल होते हैं, हर फूल का अपना रंग होता है, अपनी अपनी महक होती है। और अब शंकर ठाकुर महेंद्रनाथ जी के घर पहुंचा है सुरेश के लिए शांता को देखने। साथ में राम भरोसे भी है। सुरेश ने शंकर को खूब तैयार करके भेजा है और शंकर ने उस सबक को बड़ी मेहनत से याद भी कर लिया है। वो शांता से प्रेमचंद से लेकर मोपासा तक की रचनाओं पर बातचीत करता है। जब शांता उससे सवाल करती है, शंकर वही जवाब देता है, बागों में तरह तरह के फूल होते हैं और हर फूल का अपना रंग होता है। अब सुरेश शंकर के लिए लड़की देखने बाबू गोपीनाथ वकील के घर पहुंचा है। शरबत पीते ही कहता है, वाह क्या शरबत है, कहाँ का शरबत है? गोपीनाथ कहते हैं, मधु ने अपने हाथों से बनाया है। जब मधुमती सामने आती है, सुरेश मंत्रमुग्ध उसे देखता रह जाता है। राम भरोसे उसे हिलाकर कहता है, सुरेश बाबू, जो बातचीत करनी है कर लो। सुरेश मधुमती से पूछता है, रामायण में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मधुमती कहती है, राम। सुरेश कहता है, लेकिन राम ने तो सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी छोड़ दिया था, फिर भी आपको राम अच्छे लगते हैं? मधुमती कहती है, ये तो सभी जानते हैं, राम सीता को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। तो सोचिए, सीता को वनवास देते हुए उन्हें कितना दुख हुआ होगा, फिर भी उन्होंने अपनी भावना से अपने कर्तव्य को ऊंचा समझा।
सुरेश कहता है, आपने जिस अंदाज से राम की बढ़ाई की है उसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी मुझे सबसे अच्छी सीता जी लगती हैं। तभी राम भरोसे बोल उठता है, मधु बिटिया भी तो सीता जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है, इस सीता को पाने के लिए कोई धनुष नहीं तोड़ना पड़ेगा। घर वापस पहुंचकर सुरेश मधुमती को भुला नहीं पा रहा। मधुमती की खूबसूरती ने सुरेश का मन मोह लिया है। उसके कानों में राम भरोसे के शब्द बार बार गूंजते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इस सीता को पाने के लिए कोई धनुष नहीं तोड़ना पड़ेगा। और फिर वो अपने से ही जैसे कहता है, सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ना पड़ेगा। मैं धनुष को तोड़ूंगा, हर कीमत पर तोड़ूंगा और अपने कलम के जोर पे तोड़ूंगा। सिर्फ 2 चिट्ठियां, एक अपने खिलाफ और एक कहकर पत्र लिखने बैठ जाता है और लिखता है, प्रिय गोपीचंद जी, सुना है आप अपनी बहन का विवाह दीवान जसवंत सिंह के पुत्र शंकर से करने वाले हैं। ये बंदर के गले में मोतियों की माला पहनाने जैसा है। शंकर एक नंबर का शराबी और नालायक लड़का है। अमीरों के बेटों में जो ऐब होते हैं वो सारे के सारे ऐब उसमें मौजूद हैं। लिखने वाला आपका एक एहसानमंद। जैसे ही सुरेश दूसरा खत लिखना आरंभ करता है, शंकर खुशी खुशी उसके घर पहुंच जाता है और उसे चूमते हुए कहता है, सुरेश भैया, तुमने तो मैदान मार लिया। पिछले जन्म में तुमने जरूर कोई मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में तुम्हें हीरे जैसी लड़की मिल रही है। जनाब की होने वाली बीवी हर लिहाज से टू द पॉइंट है। लेकिन सुरेश मुंह लटकाए चुपचाप बैठा रहता है। शंकर पूछता है, क्या बात है? मैं तो समझा था तुम भी खुशी से उछल पड़ोगे। शंकर मायूसी जाहिर करते हुए कहता है, बात दरअसल ये है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर। साधारण आदमी हूँ भैया, मुझ में भला कौन से गुण हैं? गुणी तो तुम हो मेरे सुरेश भैया। अपने लिए तो ठीक है, कोई बुराई तो नहीं उसमें। सुरेश कहता है, लेकिन कोई गुण भी तो नहीं। कोई बुराई ना होना भी बहुत बड़ा गुण होता है, ये शंकर कहता है। सुरेश कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शंकर सरलता से कहता है, तुम उसे अपनी कसौटी पर परख रहे हो सुरेश भैया। मेरे लिए तो वो ही ठीक है। फिर माँ बाप को भी तो वो पसंद है और वो भी यही चाहते हैं। और उसकी नोटबुक उठाकर कहता है, चलो अभी उठाओ कलम और लिखो बारातियों के नाम। नोटबुक छीनते हुए सुरेश कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? शादी की तारीख पक्की हो जाने दो पहले। शंकर कहता है, मुझे अपनी शादी से ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी है। मैं अभी जाकर पिताजी से तारीख पक्की करवाता हूँ। और ये कहकर भागता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। शंकर के जाते ही सुरेश राहत की सांस लेता है और दूसरी चिट्ठी ठाकुर महेंद्र सिंह को लिखने बैठ जाता है। ठाकुर महेंद्र सिंह के पास खत पहुंचा है, जिसमें लिखा है, श्रीमान ठाकुर महेंद्र सिंह जी, आपके एक फैसले ने मुझे एक झूठे मुकदमे में साफ बरी करके मेरे दामन को बदनामी के दाग से बचा लिया था। मुझे आज उस एहसान का बदला चुकाने का मौका मिला है। मुझे पता चला है कि आप अपनी बेटी की शादी दीवान जसवंत राय के भांजे से कर रहे हैं। सुरेश एक शराबी, आवारा और बदचलन लड़का है जो कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है।
दीवान जसवंत राय के डर से कोई कुछ नहीं कहता। दीवान साहब अपना बोझ उतारने के लिए आपके सर ये बोझ डाल रहे हैं, वरना वो अपने बेटे शंकर के साथ आपकी बेटी की शादी ना करते। मैंने अपना फर्ज समझकर आपको आगाह किया है, बाकी आपकी मर्जी। आपका शुभ चिंतक। ये खत पढ़ते ही ठाकुर महेंद्र सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तभी वहां बैठा राम भरोसे कहता है, शुभ चिंतक या दुश्मन, ये सब झूठ है। उनकी धर्मपत्नी भी उन्हें समझाती है कि राम भरोसे ठीक कह रहा है, शादी ब्याह के मामले में ऐसा अक्सर होता है। राम भरोसे कहता है, बिल्कुल ठीक, मैंने कभी सुरेश के बारे में कुछ गलत नहीं सुना है। पर ठाकुर महेंद्र सिंह अब कुछ भी नहीं सुनना चाहते और यहाँ पर परिवार के सब लोग मिल बैठकर ये निर्णय लेते हैं कि शांता का विवाह शंकर के साथ कर दिया जाए। दूसरी तरफ बाबू गोपीनाथ जी के पास शंकर के खिलाफ लिखा गया पत्र पहुंचता है, तो वो भी अपनी माँ से ये बात साझा करते हुए कहते हैं कि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले काफी सोच समझकर ही कदम उठाएंगे। ठाकुर महेंद्र सिंह ने तय किया है कि वो दीवान जसवंत राय के पुत्र शंकर के साथ शांता का विवाह करेंगे और ये प्रस्ताव लेकर राम भरोसे ठाकुर महेंद्र सिंह से विदा मांगता है और दीवान जसवंत राय के घर पहुंचता है। वहां शंकर और सुरेश भी बैठे हुए हैं। दीवान साहब पत्नी से पूछते हैं, मैं इस प्रस्ताव का क्या जवाब दूं? तभी राम भरोसे कहता है, अब वहां से प्रस्ताव अगर शंकर बाबू के लिए आया है तो इसे स्वीकार कर लिया जाए। सुरेश बाबू के लिए मैं टू द पॉइंट कोई प्रस्ताव जल्दी ही ले आऊंगा। दीवान साहब कहते हैं, हमें सुरेश की चिंता नहीं है, चिंता है गोपीनाथ जी की बहन मधुमती की। उन्हें कैसे मना किया जाए? एक बार जब बात टूट जाती है तो दुनिया वाले लड़की पर 100 सवाल करते हैं। फिर कोई भले घर का लड़का आसानी से नहीं मिलता, इसलिए जब तक गोपीनाथ की बहन मधुमती का रिश्ता कहीं और नहीं हो जाता, मेरे लिए ठाकुर महेंद्र सिंह का रिश्ता कबूल करना मेरी इज्जत के खिलाफ है। तभी मौका देख सुरेश कहता है, मामा जी आप परेशान मत होइए, मैं गोपीनाथ जी की बहन मधुमती से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शंकर कहता है, ये क्या कह रहे हो सुरेश भैया, तुमने तो कहा था, और एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सुरेश कहता है, मुझे मेरी जिंदगी मामा जी की इज्जत से ज्यादा प्यारी नहीं, जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। दीवान साहब बहुत खुश होते हैं और एक ही दिन शंकर और सुरेश का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है। उनका घर खुशियों का जश्न मना रहा है।
शादी के बाद शांता शंकर से उसकी लाइब्रेरी दिखाने का आग्रह करती है। शंकर उसे एक कमरे में ले जाता है जहां शेर, चीता, हिरन जैसे जानवरों की खालें लगी हुई हैं। ये देखकर शांता घबरा जाती है और पूछती है, ये क्या है? मैं तो आपकी किताबों की लाइब्रेरी के बारे में पूछ रही थी। शंकर ईमानदारी से बता देता है उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए सिर्फ मिडिल तक ही पढ़ पाया। शांता कहती है, लेकिन जब आप हमारे घर आए थे तो शेक्सपियर, पिकासो की बातें कर रहे थे। शंकर कहता है, वो तो मुझे सुरेश भैया ने पढ़ा लिखा कर भेजा था, और ये कहकर हंसने लगता है। लेकिन शांता व्याकुल हो जाती है और कहती है, इसका मतलब मुझसे और मेरे मम्मी पापा से धोखा किया गया, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। धोखा? शंकर पूछता है, हमने कोई धोखा नहीं किया, तुम्हारे पिता ने ही मेरे लिए ये रिश्ता भिजवाया था। शांता कहती है, मैं तुम जैसे अनपढ़ गंवार के साथ हरगिज नहीं रह सकती। दुख और अपमान से आहत शंकर अपनी बंदूक लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सुरेश मधुमती को पाकर बहुत खुश है। मधुमती की खूबसूरती के साथ साथ उसका प्यार भरा व्यवहार और सुंदर विचारों से वो गदगद है। जिंदगी की अजीब उलझन में फंसा शंकर चैन नहीं पा रहा। तभी उसके हाथ से गोली चल जाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। शंकर सिर झुकाए खड़ा रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ राजा राम भरोसे भी बहुत खुश है। दीवान जसवंत राय के बेटों की शादी के इनाम स्वरूप उसे बहुत सारा पैसा शगुन में मिला है। राजा राम भरोसे ने 2 शादी कर रखी हैं और 2 रूप भी धरे हुए हैं। एक उसका रूप है जिसमें वो धोती कुर्ता टोपी वाला इंसान है जो शादियों को मेल मिलाप करने का काम करता है, और दूसरा रूप है उसका कोट पैंट और हैट पहनने वाला। और उसकी दूसरी पत्नी है लीली जो रानीगढ़ में रहती है। और राजा राम भरोसे दोनों ही पत्नियों को बेवकूफ बनाता रहता है और पैसे कमाने की व्यस्तता का बहाना बनाकर जब पहली पत्नी के पास जाता है तो पैसा कमाने का बहाना उससे बनाता है, और जब दूसरी पत्नी के पास जाता है तो उसे अपने परिस्थितियों और व्यस्तता का बहाना देकर खुश कर देता है। और इस तरह से परिस्थितियों में फंसा हुआ राजा राम भरोसे के साथ कॉमेडी सीन उत्पन्न होते रहते हैं। अब इधर कहानी में लौटते हैं। शादी की दूसरी सुबह सुरेश मधुमती को लेकर दीवान जसवंत राय के पास जाता है। मधुमती उन्हें कहती है कि हमने नए घर में गृह प्रवेश रखा है, आज आप और देवर जी सब लोग मेरे घर जरूर आइएगा। तब शंकर की माँ कहती है कि शांता की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो सुबह ही अपने मायके चले गई। लेकिन मधुमती शंकर से जिद करती है कि आप अभी जाकर उसे लेकर आइए और दोनों का गृह प्रवेश में होना बहुत जरूरी है। बुझे मन से बिना कुछ कहे शंकर महेंद्र सिंह के घर चला जाता है। वहां शंकर के बहुत आवभगत होती है और शांता के भाई बहन उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन शंकर का मन भुजा हुआ है। और जब उसके भाई बहन कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, तो वो साफ सपाट लफ्जों में कह देता है कि मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ना पढ़ाई की निशानी नहीं है। लेकिन तभी ठाकुर महेंद्र सिंह आते हैं, कहते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन
तुम्हारे को ना हो, पर शांता के लिए ये शर्मिंदगी का बायस जरूर हो सकता है और तुम चाहो तो अभी आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारी ये कमी दूर हो सकती है। शंकर हंसता है और दोहराता है, कमी? शांता की माँ बात को संभालते हुए वहीं उन्हें रोक देती है और शंकर को नाश्ता करने के लिए अंदर ले जाती है। ठाकुर साहब की बात का बुरा मत मानना, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, शांता की माँ समझाती है और शांता से शंकर को चाय बनाकर देने के लिए कहती है, लेकिन शांता इनकार कर देती है और शंकर बिना कुछ कहे नाश्ता छोड़कर वापस लौट आता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि सुरेश के घर में जश्न का माहौल है। पूरा घर बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा है। शंकर उदास मन से वहां पहुंचता है। मधुमती शांता के बारे में पूछती है तो शंकर उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। सभी लोग शंकर से गाना सुनाने की फरमाइश करते हैं और शंकर ये गीत गुनगुनाता है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। सुरेश की उदासी को देखकर मधुमती भी बहुत दुखी होती है और फिर वो समाज की दुनियादारी की ऊंच नीच समझाने के बाद किसी तरह शांता ससुराल वापस लौटने को तैयार होती है। और जब वो वापस घर लौटती है तो शांता कमरे में बैठकर अपनी किताबें पढ़ रही है और वहां पर मधुमती पूजा करती है और वहीं पर होता है शंकर। वो शंकर से कहती है कि मुझे आशीर्वाद दो, आरती देते हुए शंकर उसे सुखी रहने का आशीर्वाद देता है, लेकिन कहती है कि मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं जब तक जीवित रहूं और मरने के बाद भी मेरे मांग का सिंदूर और मेरे हाथों की चूड़ियां भरी रहें। शंकर उसे ये आशीर्वाद देता है और कहता है कि अब मुझे दक्षिणा दो। वो कहती है, दक्षिणा तो मैं तुम्हारे घर में पहले ही रख आई हूँ, मैं शांता को ले आई हूँ। ये सुनकर खुशी खुशी शंकर घर की तरफ आता है और कमरे में देखता है कि शांता बैठी हुई है। वो शांता के लिए गजरा लेकर के आया है और बहुत प्यार मनुहार से उससे कहता है, तुम आ गई। लेकिन शांता की तलखी कम नहीं हुई है। वो कहती है, आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ। और इस तरीके से वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी में हर सुख देने की कोशिश करूंगा। वो कहती है, मेरे सुखों में तो आग उसी दिन लग गई जिस दिन तुमसे शादी हुई। शंकर मायूस हो जाता है और उदास मन से कहता है, तुम ऐसी क्यों हो? वो देखो सुरेश भैया और मधु कितने खुश हैं। ये सुनते ही शांता और भड़क जाती है। कहती है, तुम सुरेश से अपनी बराबरी करते हो, वो पढ़ा लिखा होनहार लड़का है और तुम एक बुरे इंसान हो, धोखेबाज हो। तुम अनपढ़ गंवार ही नहीं बल्कि धोखेबाज हो। तुम्हारा और सुरेश का क्या मेल? वो हीरा है और तुम पत्थर। ये सुनते ही अपमान और तिरस्कार से शंकर मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाता है।
बाहर निकलकर वो बग्गी में सवार होता है कि बग्गी वाला शराब पी करके कुछ बड़बड़ा रहा होता है। शंकर उसके पास चले जाता है तो बग्गी का गाड़ीवान उससे क्षमा मांगने लगता है, लेकिन शंकर उसके हाथ से शराब की बोतल छीनकर गटागट पी जाता है और चाबुक उठाकर वापस कमरे में लौट आता है। उसको इस रूप में देखकर शांता और भी ज्यादा भड़क जाती है। शंकर गुस्से में कहता है, बोलो तुम क्या कह रही थी? शांता कहती है, एक नहीं 100 बार कहूंगी कि तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो। और शंकर उस पर चाबुक से पिटाई करने लग जाता है। शांता की चीख सुनकर माता पिता दौड़ करके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि शंकर ने उसको लहूलुहान कर दिया है। शर्म और क्रोध के मारे शंकर पागल हो गया है। माता पिता को देखकर वो कमरे से भागकर सीधे चला जाता है। दूसरे दिन शांता फिर से वापस अपने ससुराल को छोड़ करके मायके चली जाती है। जब वो बग्घी में सवार हो रही होती है तो सुरेश और मधुमती वहां आते हैं। उसको देखकर मधुमती पूछती है, कहाँ जा रही हो? शांता उसे तलखी से अपने घाव दिखाते हुए कहती है, क्या मुझे इसीलिए लेकर आए थे? उधर शंकर गुस्से में एक कोठे में चला जाता है। शंकर और शांता के रिश्ते की परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं और शांता के पिता महेंद्रनाथ ठाकुर दीवान सिंह को चिट्ठी लिखकर के बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को आपने जबरदस्ती मेरी बेटी के गले मर दिया, ये जानते हुए कि वो एक बुरा इंसान है, दरिंदा है। इधर शंकर को समझाने के लिए मधुमती बहुत कोशिश करती है और गाड़ीवान उसे बताता है कि शंकर कोठे में गया हुआ है। तब मधुमती उसे लेने कोठे पहुंच जाती है। वहां कोठे में मधुमती को देखकर शंकर बहुत शर्मिंदा होता है। अब वो उसको वापस गाड़ी में अपने साथ लेकर आती है और नाराजगी से कहती है कि तुम्हें इसी वक्त महेंद्र सिंह जी के घर जाकर शांता को वापस लेकर आना होगा और जब तक तुम लेकर नहीं आओगे मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। क्योंकि शंकर अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो उसकी बात को मानते हुए शांता को लेने चला जाता है। लेकिन शांता आने के लिए तैयार नहीं होती। उल्टा ठाकुर महेंद्र सिंह भी उससे बहुत नाराज होते हैं और वो भी उस पर उसी तरह चाबुक बरसाते हैं जिस तरह उसने शांता को मारा होता है। फिर भी शंकर कुछ नहीं कहता और वापस घर लौट आता है। मायूस शंकर चुपचाप बैठा है कि तभी उसे एक गाने की आवाज आती है और उस गाने को सुनकर शंकर उसके पीछे पीछे चला जाता है।
गीत सुनते सुनते शंकर जब उस घर के सामने पहुंचता है तो पाता है कि वो तो सुरेश का घर है। वो अंदर पहुंचता है, वहीं आईने के सामने श्रृंगार करते हुए मधुमती ये गीत गा रही होती है और शंकर को देख करके कहती है ये मेरे बचपन का गीत है। चूड़ियां पहनते पहनते अचानक मधु के हाथ से खून निकलने लगता है, तो शंकर दवाई लगाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है कि उसमें दिल का निशान बना हुआ है। ये देखते ही शंकर को चक्कर आ जाता है। शंकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद मधुमती उसकी बहुत देखभाल करती है और जब वो ठीक हो जाता है तो शंकर सीधे भगवान के मंदिर में जाकर कहता है, भगवान ये आपने कैसा मजाक किया, बचपन का बिछड़ा साथी मिला भी तो इस रूप में। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे जज्बात मेरे अंदर ही रहें और मैं भूल से भी ऐसी कोई बात ना करूं जिससे मेरे दोस्त सुरेश के दिल को ठेस पहुंचे। अब जब शंकर की तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर से मधुमती अपनी सासू माँ से इजाजत लेकर शांता को लेने के लिए जाती है, लेकिन शांता को जब वो लेने पहुंचती है तो शांता आने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको खूब समझाती है कि तुमने एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं दिया और जिस देश में नारियां हैं वहाँ वो पत्नी इस तरह की होती है कि मृत्यु के बाद भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। शांता समझ नहीं पाती है कि क्या करे और क्या ना करे। इधर शंकर अब बहुत ज्यादा मायूस हो गया है क्योंकि जब शांता नहीं आती है और महेंद्र सिंह का खत आता है जिसमें उसके पिता को भी धोखेबाज कहा गया है, तो वो उस पत्र को पढ़ता है और अब इसकी छानबीन करने की कोशिश करता है। वो जाता है सुरेश के पास और कहता है आखिर तुमसे इतनी नफरत या तुम्हारा शत्रु कौन है जिसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी चिट्ठी ठाकुर महेंद्र सिंह को लिखी। लेकिन वो लापरवाही से उस पत्र को फाड़ देता है और कहता है जो होना था हो गया, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना देखो गर बुरा कहे कोई, और ये कहकर वो पत्र को फाड़ देता है और कहता है कि मैंने उसे माफ कर दिया। शंकर यहाँ भी नहीं समझ पाता कि ये करतूत सुरेश की हो सकती है और वो कहता है कि सुरेश भैया आप कितने महान हैं और उसे गले लगा लेता है। इधर गोपीनाथ जी भी जब देखते हैं कि सुरेश और मधु तो खुश हैं, लेकिन शंकर और शांता की गृहस्थ जीवन बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, तो वो अपनी माँ को कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि हमें जो चिट्ठी मिली है और ठाकुर महेंद्र सिंह जी को जो चिट्ठी लिखी है वो एक ही इंसान ने लिखी है और वो किसने लिखी है मैं समझ गया हूँ। तब उसकी माँ समझाती है कि जो होना था हो गया, तुम अपनी बहन तुम्हारी अपनी गृहस्थी में खुश है तो तुम ऐसा कुछ ना करो कि उसकी गृहस्थी पर भी आंच आ जाए। अब जो जिंदगी बर्बाद होनी थी शंकर की वो तो हो गई, लेकिन वो कहता है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। और उन्हें धक्का उस समय और लगता है जब ठाकुर दीवान जी उन्हें बुलाकर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को समूची जायदाद से बेदखल करना चाहता हूँ और सारी जायदाद सुरेश के नाम करना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा और वो सुरेश से कहते हैं कि या तो तुम अपनी सच्चाई कबूल कर लो कि तुमने ही उसकी जिंदगी बर्बाद करी है, लेकिन सुरेश किसी भी तरह से इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और ये सच्चाई पता चल जाती है शंकर को कि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त, उसका ही भाई सुरेश है। शादी के 1 साल पूरे हो गए हैं। मधुमती और सुरेश शादी की सालगिरह मना रहे हैं। वहां आए मेहमान सब शंकर से गीत गाने की फरमाइश करते हैं और शंकर ये गीत गाता है। पहाड़ों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने चल
गीत के बीच में ही उठकर सुरेश वहां से कमरे में चला जाता है। गीत खत्म होने के बाद शंकर भी वहां पहुंच जाता है और उससे कहता है सबके सामने जाकर अपनी सच्चाई स्वीकार करो। लेकिन सुरेश कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सरेआम अपने आप को शर्मसार कर लूं और लोगों की नजरों में अपने आप को गिरा दूं। और ये कहकर वहां पे रखी बंदूक उठा लेता है और कहता है तानते हुए शंकर की तरफ कि ये चिट्ठी मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। शंकर और सुरेश में बंदूक को लेकर छीनी झपटी होने लगती है और इतने में अचानक गोली चल जाती है और तभी दरवाजे पर मधुमती पहुंचती है और देखती है कि शंकर जमीन पर गिर पड़ा है। गोली शंकर के हाथ से सुरेश को लग जाती है और सुरेश मर जाता है। अब वो उसको हत्यारा मानने लगती है। मधुमती की नजरों में नफरत देखकर सुरेश बहुत शर्मिंदा होता है और वहां से भाग जाता है। उस पागल सा हो जाता है और पुलिस उसके पीछे लगी है। उसे पागल खाने भेजा जाता है। जब वो ठीक होता है तो उस पर अदालत में कार्यवाही होती है और अंततः सारे गवाह सबूत पेश होते हैं और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए मधुमती भी उसे माफ कर देती है और इस तरह से सुरेश जो है वो परलोक सिधार गया है। और वो मधुमती सुरेश की फोटो के सामने कहती है कि आपकी गुनाहों का प्रायश्चित मैंने उसे माफ करके कर दिया है और अब मैं गंगा मैया की सेवा करने के लिए जा रही हूँ, आज्ञा दीजिए। और इस तरह से जाते हुए मधुमती शांता और शंकर के हाथ में हाथ दे देती है और खुद गंगा मैया की सेवा करने चली जाती है और फिल्म समाप्त हो जाती है। तो ये थी आज की फिल्म देवर। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम पल पल